नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी विभाग शिक्षा संकाय संतोष दास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हम शिक्षण के स्तरों को पढ़े, शिक्षण के प्रतिमानों को बनाना सीखे। कौन सा प्रतिमान किस हेतु बनाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसमें जो सामाजिक प्राणी कैसे हैं, सामाजिक संरचना क्या है, और जो सपोर्ट सिस्टम है, इन सब के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा। अब हम आते हैं कि जो शिक्षण है वह शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे होता है कि माइक्रो टीचिंग करो, मिनी टीचिंग करो, सिमुलेटेड टीचिंग करो, मेन टीचिंग, इस तरह से शिक्षण के बहुत प्रकार बनते जाते हैं। माइक्रो टीचिंग जहाँ पर है सूक्ष्म शिक्षण के रूप में जाना जाता है, कम समय में कम बच्चों के लिए किया जाता है किसी एक कौशल पर। ठीक उसी प्रकार से जो सिमुलेटेड टीचिंग होती है, सिमुलेटेड टीचिंग का अभिप्राय होता है कि ऐसी परिस्थिति बनाई जाए, ऐसा वातावरण कृत्रिम रूप से बनाया जाए कि जो नेचुरल ना हो, वास्तविक ना हो, एक बनावटी वातावरण में हम जैसे एक कोई अभिनय करता है, ड्रामा करता है, तो समय सारे पात्र सब डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन कार्य वह ओरिजिनल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब छात्रों को प्रशिक्षण देना होता है, ऐसे छात्र जो शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो प्यूपिल टीचर के रूप में जाने जाते हैं, जो छात्राध्यापक के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे छात्रों को किसी भी एक विषय वस्तु पर किसी एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जब हम उनको एक शिक्षक की भूमिका के रूप में, उसी में से किसी छात्राध्यापक को छात्र की भूमिका के रूप में, और कुछ छात्राध्यापकों को हम जब निरीक्षक की भूमिका के रूप में उनको कार्य देते हैं और उस कार्य को वे करते हैं, तो ऐसे ही शिक्षण कार्य को हम यथार्थवत शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं। तो सिमुलेटेड टीचिंग का अभिप्राय है कि अनुरूपी परिस्थितियों में, अनुरूपी परिस्थितियां क्या होती हैं, माने एक तरह से कृत्रिम परिस्थितियों में, एक बनावटी परिस्थितियों में किसी भी कार्य को करना, ऐसा कार्य जो वास्तविक कार्य की भांति दिखाई पड़ता हो। जैसे आप जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ऐसे समय में प्रशासन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी, तो उसमें युद्ध के लिए तमाम प्रकार के टैंकों का निर्माण करना था, जो सैनिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। स्थिति ऐसी बन गई कि उस समय वास्तविक ना तो शत्रु लाए जा सकते थे, ना तो उस प्रकार के टारगेट को हम डिसाइड करके मार सकते थे। इसलिए स्थिति ऐसी आई कि वहां पर एक बनावटी रूप से शत्रु को बनाया गया, उनके किलों को बनाया गया, कैसे अटैक करना है, कहां से किस चीज को स्ट्रेटेजी बनाना है, इस हिसाब से शिक्षाभ्यास यानी प्रशिक्षणाभ्यास ट्रेनिंग करना। और वह ट्रेनिंग कैसी होती है, एक कृत्रिम होती है, एक बनावटी परिवेश में की जाती है, लेकिन वास्तविक शिक्षण की, वास्तविक प्रशिक्षण की भांति उसका कार्य होता है, अभिनय होता है। इस तरह से इसकी जो एक हम देखते हैं कि यथार्थ शिक्षण की कल्पना, कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से वे द्वितीय विश्व युद्ध के परिवेश में आया है, जहां पर ऐसी आवश्यकताएं पड़ी। इसी को आप देखेंगे, सबसे पहले जो यथार्थ शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग थी वह अमेरिका में शुरू की गई, अमेरिका के द्वारा, और क्रस ने इसको सबसे पहले इस कल्पना को, इस कॉन्सेप्ट को लाया। लेकिन 1966 में क्रक्सैंक ने इसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया, यानी कर्ष के द्वारा लाया गया और क्रक्सैंक के द्वारा 1966 में इसको मूर्त रूप दिया गया, जिसके आधार पर यह विषय वस्तु एक शिक्षण के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में लाई जाने लगी। आप देखेंगे कि यथार्थ शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग का वास्तविक अर्थ क्या होता है, पहले हम इसके अर्थ को समझें। तो यथार्थ शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें छात्राध्यापक परस्पर शिक्षक, छात्र एवं निरीक्षक की भूमिका में रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यथार्थ शिक्षण ऐसा शिक्षण है जो छात्राध्यापकों के बीच में परस्पर संपन्न की जाती है। उसी में से कुछ छात्राध्यापकों को कहते हैं कि शिक्षक के रूप में, कुछ छात्राध्यापक छात्र के रूप में, और कुछ छात्राध्यापक निरीक्षक की भूमिका में वहां पर निर्वाहन देते हैं। फिर वे एक कौशल विशेष के रूप में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन कृत्रिम को ही अनुरूपी, इसी को हम क्या कहते हैं,
सिमुलेटेड परिस्थितियों में शिक्षण का कार्य करते हैं। कहने का प्राय है कि जो सिमुलेटेड टीचिंग होती है वह मूल रूप से ऐसी टीचिंग है, ऐसा शिक्षण है, ऐसी परिस्थितियां हैं जो एक कृत्रिम होती हैं, बनावटी होती हैं। यानी छात्र एक शिक्षक के रूप में, एक उसी में से कुछ छात्र के रूप में, कुछ छात्राध्यापक उसी में से ऑब्जर्वर या निरीक्षक के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में कार्य करते हैं। सबकी भूमिकाओं को पहले डिसाइड किया जाता है, किस छात्र को किस छात्राध्यापक को शिक्षक के कार्य में लेना है, कौन प्लानिंग करके कैसे पढ़ाएगा, किस कौशल पर कितनी चर्चा करेगा। अन्य छात्र, उसमें से छात्राध्यापक छात्र के रोल में बैठेंगे, उसमें से कुछ छात्राध्यापक निरीक्षण का भी कार्य करते हैं, जो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के आधार पर उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है, जो पढ़ने पढ़ाने के आधार पर जो कुछ विषय वस्तु को सीखना है, व्यवहार में लाना है, वह चेंजिंग कितनी हो रही है, परिमार्जन कितना हो रहा है, इसको पृष्ठ पोषण के रूप में, फीडबैक के रूप में उस छात्राध्यापक को जो शिक्षक के रूप की भूमिका में निर्वाह करता है उसको बताते हैं, जिसके आधार पर उसके व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है। उसके अंदर जो कमियां, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो कहने का प्राय है कि जो सिमुलेटेड टीचिंग होती है वह मूल रूप से यथार्थवत शिक्षण, उसका जो हिंदी रूपांतर है यथार्थ माना जाता है, वास्तविक शिक्षण के रूप में माना जाता है। लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं वह एक बनावटी होती हैं, एक कृत्रिम होती हैं, वह जो होती हैं एक अनुरूपी परिस्थितियों में की जाती हैं, जिसके आधार पर उनके अंदर कौशलों का विकास किया जाता है। कहते हैं यथार्थवत शिक्षण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। सिमुलेटेड टीचिंग का प्राय होता है कि जो यथार्थवत शिक्षण है उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो मूल रूप से कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के तत्वों को दिया जाता है। यानी जो इसके तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं सिमुलेटेड टीचिंग के, वे 3 हैं। पहला है निदानात्मक, जिसे हम डायग्नोस्टिक एलिमेंट कहते हैं। दूसरा उपचारात्मक, जिसे हम प्रेस्क्रिप्टिव एलिमेंट कहते हैं। और तीसरा है मूल्यांकन तत्व, जिसे हम एलिवेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब तीनों के अर्थ क्या होते हैं अब देखेंगे। निदानात्मक जो डायग्नोस्टिक एलिमेंट होता है, इसमें मूल रूप से क्या होता है कि जिस प्रकार से डायग्नोस्टिक का प्रायः निदान करना, किसी चीज की जानकारी करना। जैसे डॉक्टर के पास रोगी जाता है तो रोगी की वह जांच करता है, पड़ताल करता है कौन कौन सी बीमारी किसके कारण है, उसके बाद तब वह उसका उपचार करता है। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक अपने छात्रों के अंदर उनकी कमियों को ढूंढता है, उनकी बुराइयों को ढूंढता है, उनके अंदर किस प्रकार की कमी है, किन कमियों को दूर करना है, कैसी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को पता लगाता है। तत्पश्चात उन समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे एक डॉक्टर रोग को पता लगाने के बाद उसका उपचार करता है और उपचार करके उसको निरोग बना सकता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक अपने छात्रों के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करता है, जिसका उपचार करता है। इस तरह से सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वह निदानात्मक डायग्नोस्टिक होता है, अर्थात जिसमें समस्याओं को पता लगाया जाता है कि छात्रों के अंदर कौन कौन समस्याएं हैं, किसके आधार पर उनको कार्य करना है, कौन सी विषय वस्तु इनको सिखाना है, उसमें इनकी क्या रुचि है, कितनी उसमें उनका आकर्षण है, किस प्रकार का उनका एटीट्यूड है, इत्यादि को जान लेने के बाद, उनके स्तर आदि को समझ लेने के बाद हम एक तरह से उस समस्याओं संबंधित जानकारियों को एकत्र करते हैं। फिर आता है उपचारात्मक, जिसे हम कहते हैं प्रेस्क्रिप्टिव अर्थात इसी को हम रिमेडिकल भी कहते हैं। उपचारात्मक एलिमेंट जो होते हैं ये निदानात्मक, माने जो कुछ भी जानकारियां हम कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर उस समस्या को समाधान करने के लिए जो कार्य होता है, उस प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम उपचारात्मक कहते हैं। तीसरा एलिमेंट होता है मूल्यांकन तत्व, जिसे हम कहते हैं इवैल्यूएटिव एलिमेंट। इवैल्यूएटिव एलिमेंट में क्या होता है कि मूल्यांकन तत्व, अब यहाँ पर शिक्षक जितना भी कार्य करता है अपने उस टीचिंग के दौरान, अपने उस कार्य को करने के दौरान, वे सारे तत्व जो हम मूल्यांकन के तत्व के रूप में आते हैं। वह यह देखता है पढ़ाते समय कि छात्रों के अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना अधिगम वो कर पा रहे हैं, किन विषय वस्तुओं भी उनको कठिनाइयों का आभास हो रहा है। उन तमाम प्रकार कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह मूल्यांकन तत्वों को बोध प्रश्नों के रूप में, मूल्यांकन के प्रश्नों के रूप में वह पूछता है, उनको देखता है, समझता है। अगर उसका शिक्षण पूर्ण रूप से उनकी समझ में आता है कि उसका मूल्यांकन सही जाता है, जिसके आधार पर आप देखेंगे जो यथावत शिक्षण के जो तत्व माने गए, जो एलिमेंट माने गए, वो 3 रूप से, सबसे पहले डायग्नोस्टिक एलिमेंट होता है, फिर इसका प्रेस्क्रिप्टिव एलिमेंट होता है और अंत में आता है इवैल्यूएटिव एलिमेंट।
जिसके आधार पर शिक्षण के कार्य को किया जाता है। इसी को आप कहेंगे प्लानिंग के आधार पर। यहाँ पर प्लानिंग किया जाता है, यहाँ प्रेजेंटेशन किया जाता है और यहाँ पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब आप देखेंगे यथार्थ शिक्षण की विधि अर्थात प्रोसीजर ऑफ सिमुलेटेड टेक्निक। जो सिमुलेटेड टीचिंग होती है उसकी विधि क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहली बात है शिक्षक, छात्र और निरीक्षक। यानी इसमें 3 लोगों की आवश्यकता होती है। किनकी किनकी? पहली बात एक शिक्षक चाहिए, एक छात्र चाहिए और कुछ उनका निरीक्षण करने वाला होना चाहिए। जैसे विषय वस्तु शिक्षक और छात्र के बीच में कक्षा में संप्रेषण किया जाता है। अगर विषय वस्तु नहीं है तो छात्रों को हम पढ़ा नहीं सकते, शिक्षक नहीं है तो छात्रों को विषय वस्तु को पढ़ाएगा कौन, छात्र नहीं है तो विषय वस्तु को पढ़ेगा कौन। तो इस तरह से शिक्षक छात्र ये 2 चीजें होती हैं। जब यथार्थ शिक्षण की बात, सिमुलेटेड टीचिंग की बात आती है, चूंकि इसमें बताया गया कि छात्राध्यापकों के बीच में से ही किसी को शिक्षक बनाया जाता है, किसी को उसी में से छात्र के रूप में बैठाया जाता है, उसी में से कुछ छात्रों को निरीक्षक अर्थात सुपरविजन करने के लिए बैठाया जाता है। चूंकि बात ऐसी है कि जब सिमुलेटेड टीचिंग शुरू होती है तो इसका एक शर्त होती है कि इसमें समय 6 से 15 मिनट का ही लिया जाता है। अधिकतम समय या तो 6 से 15 मिनट का होता है। जो बच्चे होते हैं वो 5 से 15 होते हैं, यानी न्यूनतम 5 बच्चे, अधिकतम 15 बच्चे होते हैं। समय उनको 6 मिनट से 15 मिनट के बीच में कुछ भी दिया जा सकता है, न्यूनतम 6 मिनट्स और मैक्सिमम इसको 15 मिनट दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत वह छात्राध्यापक जो शिक्षक के रोल में होगा वह कार्य को करेगा। इसी में से 5-10 में से अगर मान लीजिए संख्या 15 है तो अगर एक छात्राध्यापक शिक्षक के रोल में तो बाकी 14 बचते हैं। 14 में से हम 2-3 को निरीक्षक के रूप में ले लेते हैं, बाकी जो बचते हैं उनको हम छात्र के रूप में ले लेते हैं। इस तरह से उनकी भूमिका डिसाइड कर देते हैं और यह क्रम समस्त छात्रों के लिए एक चक्र के रूप में चलता है। यानी एक शिक्षक के रूप में आके कार्य करेगा, बाकी उसमें से कुछ भूमिका जो छात्र के होंगे छात्र का निर्वहन करेंगे और जो उसमें निरीक्षक का होगा वह फीडबैक देता है। इसी तरह से जब वह छात्राध्यापक शिक्षक के रोल को पूरा कर लेता है तो फिर दूसरा जो छात्राध्यापक को शिक्षक बनता है या छात्र के रूप में जाता है, फिर यही जाकर के निरीक्षक के रूप में जाता है। इस तरह से सबको ये तीनों पद पर तीनों भूमिकाओं को निर्वहन करने का अवसर दिया जाता है, जिसके आधार पर वे जो छात्राध्यापक है, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वे छात्र के रूप में भी कार्य कर लेते हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, एक निरीक्षक के रूप में क्या जिम्मेदारियां हैं और एक शिक्षक के दायित्व को कैसे पूर्ण करें, इस पर अच्छी तरह से अभ्यास करके इन तीनों प्रकार के कौशलों को अपने अंदर वे अर्जित कर लेते हैं। अब देखिए जो यथार्थ शिक्षण के जो सोपान है, स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, इसमें मूल रूप से हमें करना क्या है, कैसे कैसे क्रम पे चलना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, अर्थात किस विषय वस्तु पर, किस कौशल पर सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान। माने पहली बात जो शिक्षण कार्य करना, जो विषय वस्तु है वो उस पर हमें उसकी पूरी जानकारी दिया जाए कि देखो बच्चों, आपको आज अपने अपने विषय पर, जो आपके चयनित विषय हैं, जो आपके पसंदीदा विषय हैं, उस पर शिक्षण कार्य करना है, उस पर आपको प्लानिंग करना है, उसके आधार पर प्लानिंग के आधार पर शिक्षण कार्य करना है। उसी में से आपको छात्र के रूप में भी कार्य करना होगा और मूल्यांकन करने निरीक्षक के रूप में भी कार्य करना होगा। इन सारी चीजों को पहले बता दिया जाए सैद्धांतिक रूप से। इसी के अंतर्गत क्या है, छात्रों के साथ शिक्षण संबंधी जानकारी देना, यानी इसके अंतर्गत सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के अंतर्गत पहला होता है छात्रों के साथ शिक्षण संबंधी जानकारी देना, सिमुलेटेड टीचिंग क्या है इसके विषय में बताना। दूसरा भूमिका चयन, यानी 3 भूमिकाओं को चयन करना, शिक्षक का, छात्र का और निरीक्षक का। तीसरा भूमिका निर्वाह के लिए छात्राध्यापकों का चयन करना, अर्थात उसमें से जो छात्राध्यापक है कौन शिक्षक के रूप में रहेगा, कौन छात्राध्यापक छात्र के रोल में रहेंगे और कौन छात्राध्यापक ऐसे हैं जो निरीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए इनकी तमाम भूमिकाओं को अलग अलग निर्वाहित करने के लिए उनका सिलेक्शन कर देना। फिर आता है अभ्यास के लिए कौशलों का चयन, यानी किस कौशल पर अभ्यास करना, किस स्किल पर अभ्यास करना है। उन्हें प्रस्तावना कौशल पर करना है, उनको प्रस्तुतिकरण कौशल पर करना है कि दृष्टांत कौशल पर करना है, या जो उद्दीपन परिवर्तन है, अथवा जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, या जो क्वेश्चनरी है, क्वेश्चन पूछने से है, या रेनफोर्समेंट है, यानी क्लास मैनेजमेंट इत्यादि जो हमारे कौशल बताए उन कौशलों में से किस पर कार्य करना है, सबसे पहले उन कौशलों के विषय में चर्चा करना। फिर है क्रम का निर्धारण करना, यानी किस कौशल के बाद कौन सा कार्य करना। जैसे उद्देश्य लेखन कौशल के बाद हम क्या करते हैं, प्रस्तावना कौशल के इंट्रोडक्शन पर अभ्यास करते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण पर करते हैं, फिर हम व्याख्या पे करते हैं। यानी इनके कौशलों को एक क्रम देना, उसी को हम कहते हैं उनको एक सीरियल देना, ऑर्डर निर्धारित करना।
फिर अगला आता है सोपान, इसमें निरीक्षण विधि का निर्धारण। निरीक्षण विधि का निर्धारण सब रहा होता है कि अब इसमें देखा जाता है कि क्या छात्र केवल डायलॉग ही कर रहा है, केवल संवाद ही कर रहा है, केवल वह लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहा है, या कुछ उसमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों का, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट का भी प्रयोग कर रहा है। हम इसको भी देखते हैं, इसी को हम कहते हैं निरीक्षण विधि का निर्धारण करना। अगला आता है प्रथम अभ्यास सत्र। अब यहाँ पर छात्र जब पूरी तरह से तैयार हो गए, भूमिका आज उनकी बन गई है, उनको सीरियल दे दिया गया, ये भी देखिए इसकी स्किल पर आपको कार्य करना है, तब कहते हैं कि प्रथम अभ्यास सत्र माने उसका जो फर्स्ट सेशन होता है वह प्रारंभ होता है। छात्र 5 से 15 मिनट के बीच में वह पढ़ाने के लिए प्रेरित होगा, आगे आएगा, कार्य करेगा। जो छात्राध्यापक छात्र के रूप में है उसको सुनेंगे, बाकी जो निरीक्षक के रोल में है वे निरीक्षण का कार्य करेंगे। इस तरह से पहला अभ्यास सत्र शुरू होता है। शिक्षण कौशलों में निपुणता प्रदान करना, और इसी अभ्यास के आधार पर, एक्सरसाइज के आधार पर यह डिसाइड होता है, तय होता है कि वह छात्र इस कौशल में कितना अधिक दक्षता प्राप्त कर लिया है, क्या क्या उसके अंदर अच्छाइयां आई हैं, क्या कमियां हैं, जिसके आधार पर फीडबैक दिया जाता है। और ये फीडबैक इसलिए दिया जाता है कि जिससे छात्र अपनी कमियों को सुधार सके। पुनः उसे समय दिया जाता है, यानी अगर 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चों का अगर हम 5 मिनट का समय देते हैं तो 75 मिनट का समय उनको दिया जाना चाहिए। 75 मिनट जब समय पूरा होता है तो एक राउंड पूरा होता है। अब जो फीडबैक दिया गया, कमियां बताई गई, उसके आधार पर उनको पुनः प्लानिंग करना है, फिर शिक्षण का कार्य करना है। इस तरह से शिक्षण कौशलों में निपुणता तब तक प्राप्त नहीं होती है जब तक यह क्रम चलता रहे, और यह क्रम तब तक चलाया जाना चाहिए जब तक जिस विषय वस्तु को लेकर छात्राध्यापक प्रशिक्षण कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनमें अच्छी तरह से कुशलता या निपुणता प्राप्त ना हो जाए। इस तरह से आपने देखा जो सिमुलेटेड टीचिंग होती है यह मूल रूप से छात्राध्यापकों के बीच में होती है। उसी में से कुछ छात्र जो है निरीक्षक के रूप में होते हैं, कुछ छात्राध्यापक छात्र के रूप में होते हैं, कुछ छात्राध्यापक में से किसी एक को शिक्षक के रूप में बनाया जाता है। ये परस्पर आपस में मिल करके किसी एक कौशल पर अभ्यास करते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, और यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जो एकदम वास्तविक परिस्थिति के अनुकूल दिखाई पड़ती है, लेकिन जो कार्य करने के लिए जो तैयारियां होती हैं वह कृत्रिम होती है, बनावटी होती है। कारण क्योंकि उसमें से छात्राध्यापक ही शिक्षक बनता है, छात्राध्यापक ही छात्र बनता है, और छात्राध्यापक ही उसका निरीक्षण करता है, और इसके साथ साथ एक पर्यवेक्षक जो आपका अध्यापक है मूल रूप से जो कार्य कराता है इस परिस्थिति में, उससे भी राय मशवरा लेकर के फीडबैक दिया जाता है, और बच्चों के अंदर एक चक्रीय अनुक्रम में जो सुधार होता है उसको मूल रूप से देखा जाता है। इस तरह से अगर सिमुलेटेड टीचिंग का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, आपके समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से शिक्षण से संबंधित तमाम ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता से संबंधित विषय वस्तुओं को तत्काल प्राप्त करना है, नोटिफिकेशन को प्राप्त करना है, तो जो बेल आइकन के बटन दिखाई पड़ रहे, घंटी निशान दिखाई पड़ रहा है, उसको दबाएं।